मुझे एक्चुअली ये चेक करना था कि अगर मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे पा रही है तो। और उसके लिए हाँ, दे पा रही है। चलिए, तो अब मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ क्लियर है और आप लोग सुन भी पा रहे होंगे। सो जैसा कि हमने अभी पिछले लाइव में कोशिश की थी मैंने कि चर्चा करूं, बट शायद उस समय आवाज़ की समस्या थी जो अब नहीं है। सो आज का विषय काफ़ी समय से मैं लाइव नहीं आ पाया क्योंकि कोई ना कोई काम में उलझे रहते हैं। और आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन फेसबुक पे होता ही रहता है। काफ़ी सारी कुंडली विश्लेषण और चर्चाएं, कैलकुलेशंस, काफ़ी सारी चीज़ें जब चलती हैं तो अ, इस तरीके की चर्चा के लिए समय नहीं मिलता है। आज थोड़ा समय निकला है तो मैंने सोचा कि आपके साथ में इस बारे में चर्चा की जाए कि अभी का जो ज्वलंत मुद्दा है वो इज़राइल और हमास प्लस 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 का युद्ध है। जितने लोग फेसबुक पे जुड़े हैं, ट्विटर के ऊपर भी जुड़े हुए हैं, आप लोगों को सबको पहले से अंदाज़ा है कि हमने आपको बताया था कि किस प्रकार ये जो अक्टूबर का महीना है, एक तो केतु वर्ष चल ही रहा है 2023, और उसमें भी अक्टूबर का महीना जो है ये बहुत तकलीफ दे और दुखी करने वाला रहेगा। और जिस प्रकार से लगातार भूकंप, बड़े भूकंप अफगानिस्तान में आए हैं, बाकी क्षेत्रों में भी आए हैं, लगभग उन तारीखों में ही आए हैं जो लिखी गई थी। सो उसमें काफ़ी बड़ी जनहानि हुई है। और उसके बाद में ये जो युद्ध चल रहा है जी, राजेश जी नमस्कार आपको। नवीन जी हर हर महादेव। सो ये जो युद्ध चल रहा है इसके ऊपर मैं आज चर्चा करना चाह रहा था कि इसका क्या भविष्य है, बेसिकली क्या हो सकता है। तो आप इसको ऐसे समझें कि ये तो होना ही था। काफ़ी पहले, मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी में हमने लिख दिया था कि इज़राइल और अल्टीमेटली ईरान के बीच में युद्ध होगा। और एक चीज़ ये निश्चित है कि ईरान कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के पीछे पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, भले ही अभी तक वो सामने नहीं आया है। और आप में से जो भी मित्र वैश्विक समाचारों को पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो उन सबको कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा पहले से ही था कि ऐसा होगा। ज्योतिषीय दृष्टि से और जो प्लानिटरी कैलकुलेशंस होते हैं उसके हिसाब से हमने पहले भी कहा था कि युद्ध फैलेंगे, नए युद्ध बढ़ेंगे, और वो हुए भी। अजरबैजान का युद्ध ऑलरेडी हमारे सामने 2 बार आ चुका है, बहुत जल्दी तीसरी बार भी आएगा। रशिया यूक्रेन तो चल ही रहा है, और अब एक ये नया वॉर फ्रंट खुल गया है। तो ये सारी परिस्थितियां जो हैं, अभी कल किसी ने फेसबुक पे किसी कमेंट में पूछा था कि क्या तृतीय विश्व युद्ध होगा। देखिए, तृतीय तृतीय विश्व युद्ध तो होना तय है, वो तो होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि 2025-26 में हो जाएगा, कुछ कैलकुलेशंस लोगों को कहते हैं कि 2029-30 तक होगा। देखिए क्या है, कोई भी युद्ध, बड़ा युद्ध, विश्व युद्ध की जब बात करें तो उसकी परिस्थितियां बनती हैं। परिस्थितियां क्या होती हैं, बेसिकली कोई भी युद्ध बेसिकली होते क्यों हैं? या तो इस तरीके से होते हैं जो इसराइल और इनके बीच में शुरू हो गया है कि भाई हम एक कोई किसी को मिटा देगा, झंझट खत्म करना है, भले बहुत हो गया, आप इनको खत्म करो। तो एक तो इस तरीके का युद्ध हो जाता है जिसमें एक पूरी पूरी एक पूरे देश को ही समाप्त करने की नीयत से कोई काम शुरू किया जाता है, युद्ध शुरू किया जाता है, जो इजराइल ने अपनी तरफ से शुरू कर दिया है। मैं पहले इजराइल के विषय को समाप्त करता हूँ, फिर अपन विश्व युद्ध पे आते हैं। तो अब व्हाट नेक्स्ट। आप में से जो मित्र भी वार समाचार .com के हमारा जो पेज है उसको जो लोग भी फॉलो कर रहे होंगे, उनको रेगुलर अपडेट्स युद्ध के मिल रहे होंगे क्या चल रहा है। तो इसराइल बहुत दिनों से, मेरे ख्याल से आज चौथा या पांचवा दिन हो गया, जब इसराइल ने ग्राउंड अटैक, जमीनी अटैक की सारी तैयारी करके रखी है,
और आज सुबह का समाचार यही है कि उनके रक्षा मंत्री ने अपने ट्रूप्स को बोला है, अपने सैनिकों को बोला है कि किसी भी समय आपको आदेश मिल जाएगा। लेकिन आदेश अभी तक आया नहीं है। उसके पीछे का रीज़न जो है, इस रीज़न तक पहुंचने से पहले मैं आपको महाभारत, जो हमारा एक जिसको कह सकते हैं कि इतिहास है, मैं माइथोलॉजी शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ क्योंकि ये कोई काल्पनिक गाथाएं नहीं है, ये सनातन धर्म हिंदुओं का इतिहास है। और इस इतिहास को जब आप पढ़ते हैं, महाभारत को जब आप पढ़ते हैं, उसमें युद्ध के बहुत सारे तरीके, बहुत सारी चीज़ों का विवरण दिया गया है। अब आप इसको ऐसे समझें कि एक चक्रव्यूह रचा गया था। उस चक्रव्यूह को कैसे भेदना है, ये अभिमन्यु को गर्भ में रहते हुए पता था, उसने सुना था। लेकिन महाभारत ये कहती है कि उनकी जो माताजी हैं वो अधूरे में सो गई। अर्जुन जो थे वो उनको बताते रहे, लेकिन वो सो गई थी। चूंकि वो सो गई थी तो अभिमन्यु को सिर्फ इतना ही आभास रहा कि चक्रव्यूह में अंदर घुसना कैसे है, बाहर निकलना उनको नहीं पता था। तो उनका विचार ये था कि एक बार अंदर चले जाएंगे तो बाहर तो निकल ही जाएंगे, जो नहीं हो पाया। सबने घेर के उनको वहां पे समाप्त किया, उनका वध किया। सभी लोगों को नमस्कार, हर हर महादेव, प्रणाम। सो ये कहानी है जो हम सबको पता है। अब कहानी भी नहीं बोलूंगा, जैसे मैंने कहा ये इतिहास है। तो जो अभिमन्यु के साथ जो हुआ था, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि इज़राइल की स्थिति भी लगभग वही होते हुए हमें दिख रही है। जैसे ही इनका ग्राउंड अटैक जब शुरू करेंगे, ये ज़मीनी युद्ध शुरू करेंगे और गाज़ा के अंदर ये घुसेंगे। देखिए, हमास ने किया क्या है, हमास ने वहाँ पर सुरंगें बनाई हुई हैं, और ये सुरंगें जो हैं ये काफ़ी फैली हुई हैं। इनका एक नेटवर्क बना दिया है उन्होंने। अधिकतर सुरंगें जो हैं वो रिहायशी या जहाँ पे जनता रहती है, जहाँ पे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, उनके नीचे उनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बने रहते हैं। और वहीं से ये लोग अपनी सुरंगों में जाते हैं, वहाँ से पाइप्स वगैरह निकालते हैं। वहाँ समाचार के ऊपर इसका बाकायदा एक वीडियो भी हमने डाला है कि वो सुरंगों के अंदर का एक वीडियो है उसमें। तो ये सुरंगों में जाते हैं, इनकी सुरंगों की दीवार में बाकायदा इनके पानी के पाइप्स को काट काट के इन लोगों ने अपने ये मिसाइल्स बनाए हुए हैं, जो एक साथ ये 5,000 की गिनती बताते हैं। ऑल तो 5,000 शायद नहीं था, लेकिन फिर भी 2,500-3,000 तो था ही। जो पहला अटैक हुआ था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारे इनके इंडिजीनियस, यानी खुद इन्होंने तैयार किए हैं, जिसकी कीमत मुश्किल से लाख सवा लाख रुपए आती है। अब इसका सामना करने के लिए इसराइल को जो आयरन डोम का इस्तेमाल इसराइल करता है, जिसमें एक एक आने वाली मिसाइल को वो हवा में ही नष्ट करते हैं, 50-50 लाख रुपए की एक मिसाइल उनको पड़ती है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लाख सवा लाख रुपए की एक देसी मिसाइल, जिसको कुछ नहीं पता वो कहाँ जाके गिरेगी, बस उसका एक ही उद्देश्य है कि उसको छोड़ो और गिरने दो। वो जाके गिरेगी और उसको आयरन डोम जो है वो लगभग 49 से लेकर 50 लाख खर्चे पर एक उस मिसाइल को वो समाप्त करता है। तो एक तो ये युद्ध बहुत बड़ा यहाँ से हो जाता है। दूसरा, जो परिस्थितियां हैं वो ये हैं कि इज़राइल के ऊपर मानव अधिकार शब्द का बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि ये जितने आतंकवादी संगठन हैं, ये बड़ी एक विडंबना है कि आतंकवादी संगठन जो हैं उनके बारे में सब ये मान के चलते हैं कि साहब ये तो जो है ये इनको कोई मानव अधिकार की चिंता रहती भी नहीं है और ये करते भी नहीं है। लेकिन जो दूसरा पक्ष होता है, जो पीड़ित पक्ष होता है हमेशा से, अगर वो इन आतंकवादियों के खिलाफ विरुद्ध कुछ सख्त कार्रवाई करता है, वहाँ जरूर मानव अधिकार की चर्चाएं होती हैं। और यूएन के अंदर इसराइल के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने बहुत सही तरीके से मानव अधिकार की एक रिपोर्ट थी उसको फाड़ कर चिंदी चिंदी करके अलग कर दिया और कह दिया कि अब ये नहीं चलेगा। खैर, ये सब तो जो लोग इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही है। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे ही ये ग्राउंड अटैक शुरू होगा, और इस ग्राउंड अटैक के साथ ही
ये जो सुरंगें हैं, ये एक तरीके से आपको उसी चक्रव्यूह की याद दिलाएंगी जिस चक्रव्यूह में अभिमन्यु उलझा था। और आज की इस महाभारत में पहला जो हम देखेंगे वो यही चक्रव्यूह हमें देखने में आएगा, और ये तब देखने में आएगा जब इजराइल इनके ऊपर ग्राउंड अटैक करेंगे। इजराइल की फोर्सेस गाजा के अंदर घुसेंगी, और जैसे ही घुसेंगी वो इन सुरंगों के चक्रव्यूह में उलझेंगे। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात है। इस युद्ध में हम लिख चुके हैं इजराइल विजय होगा। हर वो धर्म जो पूजा पद्धति जिनकी अग्नि और अग्नि से जुड़ी हुई है, वो ही अल्टीमेटली बाद में इस युद्ध में और भविष्य के युद्धों में वही सरवाइव कर पाएंगे, जीतेंगे, जहां पर अग्नि का पूजन होता है या पूजन में अग्नि का प्रयोग होता है। तो ये चीज तो आपको मैंने पहले ही स्पष्ट कर दी है, पेज के ऊपर ऑलरेडी लिखा जा चुका है। तो इजराइल में भी अग्नि के माध्यम से पूजा पाठ किया जाता है। तो आप ये मान के चलें कि इस युद्ध में विजय तो इजराइल को ही होना है, लेकिन लगभग 90 लाख या 1 करोड़ के बीच की जनसंख्या है। बहुत छोटे से क्षेत्र में, घनत्व में ये जनसंख्या रहती है। हम अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जनसंख्या इससे ज़्यादा हो जाती है, मुंबई की जनसंख्या कहीं ज़्यादा हो जाती है। छोटे छोटे देशों की अगर हम बात करें, प्रदेशों की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ 22 करोड़ के आसपास जनसंख्या पहुंच रही है। मध्य प्रदेश लगभग 9 करोड़ अब पहुंच रहा है। ऑफिशियली तो 7.5-8 करोड़ ही बताते हैं। तो ये सारी जो परिस्थिति है, जी नमस्कार रघु दादाजी, ओके। तो ये जो परिस्थितियां हैं वो उसमें आप समझ सकते हैं कि 1 करोड़ की जनसंख्या, अगर एक बड़ा बम भी गिर गया, बहुत बड़ी हानि होगी। और बहुत संभावना है कि इजराइल के ऊपर इस युद्ध में कभी ना कभी आने वाले दिनों में इस तरीके की कोई बड़ी घटना घट जाए। एक बात तो ये, फिर भी बड़े से बड़े नुकसान के बावजूद भी अल्टीमेटली विजय जो है वो इजराइल की ही होनी है। तो एक तो ये चीज़ है, नुकसान बहुत होगा, बहुत बड़ी जनसंख्या से उनको हाथ धोना पड़ेगा, निश्चित रूप से दुखद है। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा कि जब ईश्वरीय विधान की हम बात करते हैं तो उसमें मानवीय संवेदनाएं नहीं आती, और जब मानवीय संवेदनाएं नहीं आती तो हमने पहले भी लिखा है कि सनातन धर्म के हम सभी जो अनुयायी हैं, हमारे लिए मृत्यु के बाद क्या होता है, कैसे जन्म होता है, ये सारी बातें जो हैं ये हमें बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, लिखाई जाती हैं, सब कुछ होता है। अगर आप सनातन धर्म की कोई भी पुस्तक पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी जानकारी बहुत आराम से हो जाएगी। और जब हमें पता है कि आत्मा जो है वो अजर अमर है, आत्मा सिर्फ अपना ये जो चोला है उसको बदलती है, तो फिर मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाता है। तो अब आती है बात तृतीय विश्व युद्ध की। तृतीय विश्व युद्ध, जैसा मैंने कहा कि होना तो तय है। काफ़ी सारे, अगर आप यूट्यूब पे जाएं या सोशल मीडिया पे जाएं या बाकी जगहों पर भी अगर आप जाएंगे, जो पुराने जो भविष्यवाणियां हैं, काफ़ी लोग आजकल बहुत तेज़ी से हल्ला हो रहा है कि उड़िया भाषा में जो भविष्यमालिका लिखी गई है उसकी बहुत सारी भविष्यवाणियों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। नॉस्ट्राडामस नाम से सभी लोग वाकिफ हैं, सबको पता है। बाबा वेंगा के नाम से सभी लोग को जानकारी है, और भी बहुत सारे भविष्यवक्ता रहे हैं पहले। तो सभी ने इस बड़े युद्ध की चर्चा की है। समय थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। और
देखिए, विश्व युद्ध की जब मैं बात बता रहा था आपको, विश्व युद्ध का मतलब ये नहीं है कि एक दिन सुबह उठे, बटन दबा दिया, मिसाइलें चलने लगी, ऐसा नहीं होता। उसकी परिस्थितियां निर्मित होती है, निर्माण होता है। सही मायने में अगर बात करें तो हम पहले से ही विश्व युद्ध में जी रहे हैं। आज अभी हम जो जी रहे हैं वो विश्व युद्ध चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। उसका पहला चरण ये बायोलॉजिकल वेपन्स, जिस तरीके से कोरोना का फैलाव हुआ, अगर उसको भी हम इसमें सम्मिलित कर लें, ऑल दो जब मैं कह रहा हूं तो मुझे अच्छे से ध्यान भी है कि हमने ही आपको इसकी एक पैरेलल थ्योरी भी दी है। लेकिन वो थ्योरी भी आप इसको ऐसे समझें कि वो भी होना इसी कालखंड में है, हुआ भी इसी कालखंड में। तो एक तो वो चीज हो गई। दूसरा, ये छोटे छोटे युद्ध जो हो रहे हैं, और ये जो खासतौर से इजराइल का जो युद्ध है, ये इस पूरे विश्व को, जिसको कह सकते हैं धार्मिक मान्यताएं या ईश्वरीय मान्यताएं, ईश्वर की पूजा पद्धति जिसकी जो भी होगी, उसके आधार पर विश्व दो फाड़ हो जाएगा। फिर वही महाभारत की बात आती है। तो तृतीय विश्व युद्ध बेसिकली फिर से धर्म युद्ध ही हो रहा है और होगा। स्पष्ट रूप से दो विभाजन मिलेंगे। एक वो जो, जैसा मैंने कहा आपसे, कि जो अग्नि को अपनी आराधना पद्धति में सम्मिलित करते हैं, और दूसरे वो जो ऐसा नहीं करते हैं। यहां से ये कहानी आप समझना शुरू करें। अब इसके बाद में होगा ये कि ये जो युद्ध होंगे, मैं खासतौर से इजराइल के युद्ध में एक चीज और जोड़ दूं। ये जो 28 तारीख है, 28 अक्टूबर, अगर इस 28 अक्टूबर तक ये युद्ध में किसी प्रकार की संधि नहीं होती है, स्थिति बहुत बिगड़ेगी, और विश्व युद्ध जैसी चीज के लिए हमें बहुत लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। बहुत संभावना है कि कुछ समय के लिए ये युद्ध रुके, लेकिन ये फिर शुरू होगा, और ये अपने अंतिम निर्णय तक, अंतिम लक्ष्य तक इजराइल पहुंचेगा जरूर। क्योंकि अगर नहीं पहुंचेगा तो जो आज हुआ है वो कल फिर होगा, तो उन्हें ये सफाई तो करनी ही पड़ेगी। तो यहां के बाद में अगला जो नंबर लगेगा वो आएगा आर्थिक मुसीबतों का। बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देश, जो एक छद्म अर्थव्यवस्था पे चल रहे हैं, डॉलर्स की स्थिति ये बना के रखी है अमेरिका ने कि उनकी जो, जिसको कह सकते हैं कि किसी भी देश में करेंसी नोट छापने की एक सीमा होती है। ऐसा नहीं है कि हम कितने भी करेंसी नोट छाप दें, संभव नहीं है। और इसका बेसिक आधार जो होता है वो आपके पास में गोल्ड रिजर्व कितना होता है, सोना कितना आपके पास में है, उसके आधार पर यह निर्णय होता है। वो एक अलग इकोनॉमिक्स का विषय है। जी नमस्कार रमेश चंद जी। तो वो एक अलग विषय है, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ उस विषय में, लेकिन छोटी मोटी जो जानकारी है वो मैं आपसे साझा कर देता हूँ। तो ये जो आर्थिक व्यवस्था है ये चरमराएगी। इसके चरमराने के पीछे, इसके टूटने के, विखंडित होने के पीछे का कारण जो भौगोलिक परिवर्तन आ रहे हैं वो निश्चित रूप से रहेंगे। भौगोलिक परिवर्तन जो मैंने आपको बताया, इस भविष्य के पेज पर आप लोग लगातार, और कई लोग कहते हैं कि आप अक्सर सिर्फ भूकंपों की और बाढ़ की और प्राकृतिक आपदाओं की चर्चा आप ज़्यादा करते हैं। वो ज़्यादा करने के पीछे का कारण भी यही है कि यही वो मुख्य कारण रहेगा यही वो मुख्य कारण रहेगा जिसके कारण बाकी की सारी परिस्थितियां पैदा होंगी। अब आप इसको ऐसे समझिए कि इस बार की वर्षा जो है भारत में भी, इसको कह सकते हैं कहीं ज़्यादा पानी गिरा, कहीं कम गिरा, कहीं बाढ़ आ गई, इतना पानी गिर गया। ये परिस्थिति है। अब जैसा हमने पहले से लिखा है कि अमेरिका के बहुत बुरे दिन जारी हैं, और अमेरिका के ये जो बहुत बुरे दिन हैं ये अब उनको लगभग जमाने की स्थिति में पहुंचा देंगे। हर चीज़ वहां आपको जमी हुई दिखने वाली है इस 1 नवंबर के बाद से। ऐसी स्थिति में आप भूल जाइए कि वहां किसी प्रकार की कोई फसलें होंगी। यही स्थिति यूरोप की भी होगी। आज सुबह ही हमने एक यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है। तो
वहाँ भी यही परिस्थिति है। और स्पेन में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि उनकी मेट्रो के अंदर, जो अंडरग्राउंड मेट्रो है, उसके अंदर बारिश का पानी घुसना शुरू हो गया है, बाढ़ आ गई है वहाँ पे। स्कॉटलैंड का तो कल हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाला था। तो ये जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, स्कॉटलैंड का आप में से जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो ये है कि स्कॉटलैंड में एक पर्टिकुलर जगह है, वहाँ 300 घर खाली इसलिए करा दिए गए हैं क्योंकि अब आज और कल के अंदर वहाँ बहुत ज़्यादा पानी गिरने का रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो ये परिस्थितियां जो है वो इन देशों को, फसलें जो हैं वो बर्बाद होंगी। जब फसलें बर्बाद होंगी तो आपने ध्यान दिया होगा, अभी रिसेंटली भारत ने चावल एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा दी थी। भारत सरकार ने चावल एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाई और पूरे विश्व में चावल के दाम कई गुना बढ़ गए। कल या परसों की एक खबर है जिसमें रशिया ने चाइना के साथ में गेहूं के इंपोर्ट के लिए कोई करार किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सारे देश जो हैं वो जानते हैं परिस्थितियां क्या बन रही हैं, सारी सरकारें जानती हैं परिस्थितियां क्या बन रही हैं। अपने अपने हिसाब से सब अपनी जनता को खुश रखने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन एक सीमा के बाद में जनता नहीं समझती। जब हमारे बच्चों को अगर भोजन नहीं मिलेगा, हम किसके ऊपर अपना गुस्सा निकालेंगे? सरकार के ऊपर ही निकालेंगे। और जब सरकार के ऊपर ये गुस्सा निकलेगा तो जो कमजोर नेता होते हैं उनके पास में सबसे बड़ा जो एलेबाय होता है, सबसे बड़ा जो बचाव होता है वो ये होता है कि देखो हम युद्ध में हैं, और युद्ध में हैं तो फिर आपको ये सब चीजें भुगतनी पड़ेंगी। तो यहां से तृतीय विश्व युद्ध जो है वो और गहराता जाएगा। जो अभी ये छोटे छोटे टुकड़ों में हो रहा है, रशिया का चल रहा है, आधे से ज़्यादा विश्व जो है वो यूक्रेन के माध्यम से रशिया से ऑलरेडी लड़ रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये यूक्रेन का युद्ध है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो वो तो एक लड़ाई ऑलरेडी चल रही है, ये एक नई लड़ाई चल रही है जो अब शुरू हो गई है, हमास वर्सेस इसराइल वर्सेस हमास, एंड वर्सेस प्लस 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 इंक्लूडिंग ईरान, और तीसरा वो अजरबैजान, और वो जो एक अलग कहानी चल रही है। तो ये जो छोटे छोटे युद्ध हैं, ये एक बड़ा युद्ध बनेगा। बहुत जल्दी आपको चीन जो है वो ताइवान के ऊपर गतिविधि करते हुए मिलेगा। साथ में उत्तर कोरिया जो है वो भी एक्टिवेट किया जाएगा। अमेरिका निश्चित रूप से बहुत बड़ी ताकत है, और अमेरिका को कई सारे फ्रंट्स पे उलझाया जाएगा, जिसमें एक फ्रंट तो यही हो जाएगा इजराइल। अभी अमेरिका का कहना यह है कि उन्होंने 2000 सैनिक भेजे हैं, आगे चल के वो और भी भेजेंगे, और वो खुद भी इस पे शामिल होना ही पड़ेगा उनको। नमस्कार नीरज जी, दुर्गेश सैनी जी, आपको भी नमस्कार, भावना सिंह जी, हर हर महादेव। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। तो जैसा मैंने कहा, तृतीय विश्व युद्ध ऑलरेडी चल रहा है। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू होना बाकी है, तो ऐसा नहीं है, शुरू हो चुका है। अगले चरण में ये जो छोटे छोटे युद्ध हैं इनके साथ में अर्थव्यवस्था बड़े बड़े देशों की टूटना शुरू होगी, जनता का आक्रोश शुरू होगा, और उसके साथ ही जो ये अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोप, ये सारे जो देश हैं, ये बड़े युद्धों में सम्मिलित होते हुए दिखेंगे, जिसमें एक तरफ ये जो ईरान का मैंने आपसे कहा ये सामने आएगा, उसके बाद में चाइना और ताइवान, वो एक फ्रंट भी अलग खुलने वाला है। और इसी बीच में बहुत संभावना है कि भारत और चाइना के बीच में भी एक स्तर का झड़प तो हो जाए, बहुत संभावना है। ये सब चीजें जो चल रही हैं, इनके साथ में ही जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं वो भी कठिन अब होना शुरू हो गई हैं। जो हम पिछले 2 साल से लिख रहे हैं वो सामने आ गया है, सामने दिखने लगा है। आने वाले दिनों में भूकंपों की परिस्थिति रहेगी। हमने पहले भी कहा है, आज फिर रिपीट कर रहे हैं कि भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। डराने वाली बात नहीं है,
जब पूरे विश्व में ही घटनाएं घट रही हैं तो हम भी इसी विश्व में आते हैं। ये और बात है कि और ये बहुत अच्छी बात है कि आप और हम इस भारत भूमि में हैं, और निश्चित रूप से ये जो भारत भूमि है, यहाँ पे जितने भी निवासी हैं, ये इस विश्व युद्ध के बाद भी बड़ी संख्या में जीवित रहेंगे। बड़ी संख्या कह रहा हूँ मैं आपसे, कितने रहेंगे क्या रहेंगे उतनी गिनती करने का कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो फिर युद्ध होता है। तो ये सारी परिस्थिति रहेंगी, और आने वाले दिनों में भारत तरक्की कर रहा है, आगे और तरक्की करेगा। इन सारे रुकावटों के बाद भी भारत तरक्की करेगा। जो ऐसा कहा जा रहा है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे और उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, भारत कितना आगे बढ़ेगा मुझे पता नहीं, पता तो है, लेकिन मतलब मैं उसमें ये नहीं कहूँगा कि भारत की तरफ से, लेकिन बाकी की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो ज़रूर डूब जाएंगी। तो नंबर वन पे पहुंचने के लिए दो तरीके हैं। एक तो या तो आप नंबर वन हो जाइए, या नंबर वन जो है वो नीचे आ जाए। तो जितने भी ये नंबर वन टू हैं, इनकी स्थिति बिगड़ेगी, ये नीचे आएंगे, भारत अपने आप ऊपर चला जाएगा। तो ये ओवरऑल परिस्थिति रहने वाली है। तो मुझे ऐसा लगा कि आज इन विषयों के ऊपर एक इन जनरल चर्चा की जाए आपके साथ में। मुझे आदत नहीं है कि 12 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट की चर्चा करके और फटाफट वीडियो निपटाए, तो इसलिए अक्सर ये वीडियोस थोड़े लंबे हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोग इस समय कुछ कुछ लिख रहे हैं, पाकिस्तान कंगाल हो इंडिया में घुसेगा। थोड़ा शब्दों पे थोड़ा ध्यान दिया करें, लेकिन हाँ, आपकी भावना मैं समझ रहा हूँ। और शायद 2021 में हमने पाकिस्तान के बारे में जो भी कुछ कहा था वो शब्द सही होता जा रहा है। एक चीज़ आपको बता दूं कि जिस दिन भी पाकिस्तान का वास्तविक डाउनफॉल आपको उस दिन से देखने को मिलेगा जिस दिन इनके जो नेता हैं श्री इमरान खान, इनके साथ में बड़ी कोई दुर्घटना जिस दिन घटेगी। हमने बार बार लिखा है कि इनका बेनज़ीर हो जाने का खतरा है, और या बेनज़ीर के पिताजी, दोनों में से कोई एक परिस्थिति में जो लोग गए थे, वैसे ही कुछ इमरान खान के साथ होगा, और वहाँ से पाकिस्तान जो है वो आपको बहुत तेज़ी से टूटता हुआ दिख जाएगा। और ये चीज़ें जो हैं ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। हम लिख चुके हैं कि इमरान खान के लिए इस नवंबर के बाद से स्थितियां बहुत बिगड़ने वाली हैं। तो किसी भी दिन आपको खबर मिलेगी, और जिस दिन भी आपको ये खबर मिले इमरान खान की, उसके बाद आप पाकिस्तान की स्थिति देखेंगे। तो ये तो हो गया पाकिस्तान का विषय। भारत की स्थिति क्या होगी? ऋषिकांत चौबे जी, भारत की स्थिति के बारे में अभी बहुत कुछ मैं कह गया हूँ, आप शायद जुड़े नहीं थे। आप देख लीजिएगा, बाद में इस वीडियो को वापस से देखेंगे तो आप भारत की स्थिति देख लेंगे, समझ भी लेंगे। और कोई ऐसा विशेष प्रश्न तो नहीं है। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप इसमें लिख सकते हैं। व्यक्तिगत प्रश्न मत कीजिएगा। हमारी ये नीति है कि हम आपके बारे में सार्वजनिक रूप से हम चर्चा नहीं करते हैं। राहुल गांधी के खत्म होने के चांस हैं कि नहीं? एस.के. सुमन जी, किसी भी व्यक्ति के बारे में इस तरीके से कहना अच्छा नहीं है। इमरान खान के बारे में इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर उस देश के भविष्य का भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए उस विषय में हम आपके सामने बात रखते हैं। राहुल गांधी वैसे भी आप लोग जानते ही हैं कि हम बहुत ज़्यादा उनको पसंद नहीं करते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी मैं उनको बहुत पसंद नहीं करता हूँ, और ज्योतिषीय दृष्टि से तो वैसे भी वो कोई बहुत जिसको कह सकते हैं कि उनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी कुंडली बहुत अच्छे से हमने देखी है। उनका कोई बहुत विशेष भविष्य नहीं है। हाँ ठीक है, एक पूरी पार्टी जो है वो उनको ऊपर उठाए रहती है, तो वो आपके सामने बार बार मीडिया के सामने आते हैं। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, उस कुंडली के व्यक्ति का
है ना। जो कैलिबर है, जो उनकी योग्यता है, वो शायद इतनी भी नहीं है कि वो आपके मोहल्ले की नालियां भी साफ ढंग से करवा पाएं। बाकी बातें तो छोड़ ही दीजिए। तो वो एक अच्छे पार्षद भी साबित नहीं हो सकते हैं। बाकी सांसद और छोड़ दीजिए, उस बारे में बात करना फिजूल है। किसी ने युद्ध के बारे में फिर कुछ लिखा है। युद्ध के भारत पे कितना असर होगा? निश्चित रूप से होगा। बहुत संभावना है कि शायद मोदी जी इसराइल चले जाएं अभी अगले कुछ दिनों में। बहुत संभावना है। और अगर मोदी जी इसराइल जा रहे हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। मोदी जी वैसे भी इसराइल को हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, करना भी चाहिए। भारत आतंकवाद का भुक्तभोगी है, आप हम सभी लोग आतंकवाद के भुक्तभोगी हैं। और हमास जो है वो निश्चित रूप से स्थापित आतंकवादी संगठन है, और हम किसी भी हालत में किसी भी आतंकवादी संगठन का सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही करना चाहिए। जो कर रहे हैं ये उनकी जो भी मजबूरी हो वो करें, हम नहीं कर सकते, देश नहीं कर सकता, ना कर रहा है। यूथ में भारत की स्थिति क्या होगी? यूथ में भारत की स्थिति क्या होगी? यूथ में भारत की स्थिति तो यूथ ही रहेगी। मतलब 64% अगर युवा है भारत, आगे भी रहेगा, इसी रेशो में रहेगा, तो स्थिति तो अच्छी रहेगी। फ्यूचर में योगी जी क्या पीएम होंगे? थोड़ा कठिन है। काफ़ी लोग इस बारे में चर्चा करते हैं कि आज नहीं तो कल योगी जी शायद प्रधानमंत्री बनेंगे। हमें ऐसा नहीं लगता है। ये वो जरूर है कि योगी जी भारत की राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाएंगे बहुत जल्दी। शायद अगले लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद या मैक्सिमम 2026 तक आप योगी जी को केंद्र में देखेंगे, ऐसा हमारा मानना है। हमारे कैलकुलेशन भी ऐसे ही कहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री पद पे योगी जी का जाना थोड़ा कठिन है। लेकिन जैसा मैंने कहा, भारत के लिए योगी जी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमेशा से थे भी और रहेंगे भी। प्रधानमंत्री शायद वो नहीं बन पाएंगे, ऐसा हमें लगता है। दूसरा पर्सन, योगी जी पीएम कब बनेंगे? ये प्रश्न का ही उत्तर मैं दे रहा हूं अभी। भविष्य में आतंकवाद खत्म होगा कि नहीं? देखिए कैलाश जी, अच्छाई अगर है तो वो तभी तक है और तभी है जब बुराई है। धूप है इसीलिए छांव अच्छी लगती है, नहीं तो अगर सिर्फ छांव रहेगी तो धूप नहीं रहेगी और सिर्फ छांव रहेगी तो उसके नुकसान होने शुरू हो जाएंगे, उससे हानि शुरू हो जाएगी। तो अच्छाई और बुराई ये कभी खत्म नहीं होने वाली। स्वरूप जरूर बदल सकता है। आज आतंकवाद के रूप में बहुत निष्कृष्ट रूप सामने है हमारे। भविष्य में भी इसी प्रकार से किसी न किसी रूप में बुराई तो रहेगी। अगर कोई ये सोचता है कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। बुराई भी रहेगी, अच्छाई भी रहेगी, थोड़ा सा उसका रूप बदल जाएगा। पंजाब में पॉलिटिकल सिनारियो क्या होगा? पंजाब यानी मान साहब के ऊपर अभी आरोप ऑलरेडी लगना शुरू हो गए हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं। तो आम आदमी पार्टी के बारे में हम पहले भी लिख चुके हैं, केजरीवाल जी के बारे में भी हम पहले लिख चुके हैं। ये कुछ समय के लिए, जैसे कहते हैं ना पानी में बुलबुले, तो ये पानी के बुलबुले टाइप ये कुछ समय के लिए निश्चित रूप से उभरे हैं। इनका धन्यवाद देना चाहिए भारतीय राजनीतिज्ञों को, खासतौर से। इन्होंने भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं की उन कमजोरियों का दोहन करके सामने रखा है जिनके बारे में कभी कोई चर्चा करता नहीं था। आज जो परिस्थिति इनने बना दी है, खासतौर से श्री केजरीवाल और इनकी पार्टी ने, तो अब लोगों को चिंता होने लगी है कि अगर पुराने नियमों के आधार पर ही भारतीय राजनीति चलेगी तो
अगली बार अगर केजरीवाल जी को या उस मानसिकता का कोई दूसरा व्यक्ति जो आएगा वो इनसे भी आगे निकलेगा। तो सिस्टम जो है, शनि का कालखंड ऑलरेडी चल रहा है, तो न्याय के देवता शनि जो हैं उनके इस नए चक्र की शुरुआत ही होगी, जिसमें ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाओं में आप परिवर्तन देखेंगे। आईपीसी और सीआरपीसी के परिवर्तन ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, जो बहुत जल्दी हमें दिखने भी शुरू हो जाएंगे। क्या मानवता को ध्यान में रखकर कुरान में बदलाव संभव है? देखिए, किसी के भी धार्मिक पुस्तक के बारे में किसी भी प्रकार के प्रश्नोत्तर तब तक नहीं करने चाहिए सुमन जी, जब तक आप उस बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। ये चीज़ तो पहले आपको स्पष्ट अपने दिमाग में कर लेनी चाहिए। हर विषय में जानकारी आपको हो ये आवश्यक नहीं है, हमें हो बिल्कुल आवश्यक नहीं है, हमारी भी सीमाएं हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से कुरान नहीं पढ़ी है ना। जितनी बातें हमने कुरान के बारे में सुनी है वो सुनी सुनाई है, तो इस बारे में टिप्पणी तब तक नहीं करना चाहिए किसी को भी, ऐसा हमें लगता है, मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से, जब तक आप उस विषय के जानकार ना हो। जहां तक इस्लाम की बात है या इस्लाम के वर्तमान रूप की बात है, मेरी एक बहुत सिंपल सा उसमें थ्योरी है। देखिए, कोई भी धर्म या कोई भी जीवन पद्धति जहां भी डेवलप हुई, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों, जैसे हमने आपसे हमेशा कहा कि भविष्य के पेज पर भूगोल के बारे में, भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बहुत चर्चा की जाती है, और यही वो आधार होता है जो मानव सभ्यता, मानव जीवन के लिए मेन कारक होता है। तो अब आप सोचिए, जो एक ऐसा क्षेत्र में लोग रह रहे हैं जहां पे ना तो फसल हो सकती है, ना पानी है, रेगिस्तानी इलाका है, तो वहां के जो भी नियम कानून बने होंगे, जब भी बने होंगे, वो वहीं के हिसाब से बनेंगे। भारत भूमि के हिसाब से तो नहीं बन सकते ना, जहां पे अगर आप खाने के बाद भुट्टा फेंक दें तो वहां भुट्टे की फसल हो जाती है। तो ये चीज तो वहां नहीं थी रेगिस्तान में, जहां पे ये पूरा प्रजाति जन्मी है। तो और उसी हिसाब से नियम बने हैं, नहीं बनते तो उनके कबीले जो हैं वो सरवाइव ही नहीं कर पाते। अब जो नियम बने थे उसमें यह भी था कि इन नियमों को काटा नहीं जाएगा, खत्म नहीं किया जाएगा। वो नियम बुरे भी हो सकते हैं उनके लिए तो, लेकिन वही एक तरीका था जीवन जीने का और जीवन को बचाए रखने का। जब आपके यहाँ कुछ पैदा नहीं होता तो आप किसी दूसरे के यहाँ से आक्रमण करते हैं, उसको जीतते हैं, और फिर आप अपनी चीज़ों को सर्वाइव करते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक बहुत पुरानी थ्योरी है। आप और हम भारत भूमि में हैं, हमारे लिए पानी की कोई कमी नहीं है, फसलों की कोई कमी नहीं है, तो हमारे यहाँ जो नियम बने वो उस हिसाब से बने। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसको आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत जाइए। ये ज़रूर है कि आज की तारीख में वो भौगोलिक परिस्थिति अब नहीं है, लेकिन विडंबना यही है कि जब ये किताबें लिखी गई थी, जब ये नियम बनाए गए थे, तब जो परिस्थितियां थी उस परिस्थिति के हिसाब से इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव की अनुमति नहीं थी, और चूंकि तब नहीं थी, आज भी नहीं है। तो ये जिनका विषय है, मेरे ख्याल से हम उन्हीं पे छोड़ दें, और अगर कुछ बदलाव करना है तो जो इस पद्धति को अंगीकार किए हुए हैं उन पे छोड़ दें, वो अपने हिसाब से कर लेंगे। और कोई ऐसा विशेष प्रश्न मुझे नहीं दिख रहा है। गुरुजी, बंगाल में क्या स्थिति रहेगी? भावना सिंह जी, बंगाल की जो स्थिति है वो बहुत विस्तार से लिखी जा चुकी है, और वो समय अब शुरू हो रहा है। नवंबर के बाद से लोकसभा चुनाव के आसपास या लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद या जस्ट पहले बंगाल में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन, हिंसा वगैरह इस तरीके की परिस्थिति हमें देखने को निश्चित रूप से मिलेगी। और वहाँ की जो सरकार है, हमें लगता है कि वो उसको संभालने में असफल भी हो सकती है, क्योंकि उनकी कुछ राजनीतिक बाध्यताएं हमें समझ में आती हैं,
और शायद से वो उसको नहीं संभाल पाएंगे और उसके बाद में उनके साथ में वो कार्रवाई होगी जो अभी तक इस सरकार ने बहुत ज़्यादा जगहों पर नहीं की है। गोल्ड या प्रॉपर्टी देखिए, युद्ध का समय चल रहा है, सो ज्योतिषी ये बात नहीं करें, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो तेल की कीमत बढ़ेगी। तेल की कीमत बढ़ेगी तो निश्चित रूप से सोने की कीमत तो बढ़नी है। कुछ दिन पहले हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि तेल और सोना दोनों बढ़ने वाला है। अगर आपके पास कोई अतिरिक्त फंड्स हैं तो आप उसको ले सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है, ये सारे विषय आपके व्यक्तिगत विचारों के हैं। अगर आप इस तरीके के फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जाना चाहते हैं तो हमारा आपको एक ही सुझाव रहता है कि अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी भी ज्योतिष से करा लें, हमसे कराएं ये आवश्यक नहीं है। कुंडली का विश्लेषण कराएं और ये देखें कि क्या आप इस तरीके के जुआ सट्टा या सट्टे बाजार में जाने के लिए, सट्टा वैसे तो भारत में अनुमति नहीं है इसकी, लेकिन इस तरीके की जो गतिविधियां होती हैं तो क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं तो शेयर बाजार समुद्र है, समुद्र के अंदर किस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको जाना चाहिए ये आपकी कुंडली देखकर निर्धारित किया जा सकता है, तो वो सारे विश्लेषण आपको करवा लेने चाहिए। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी? पद्म कुमार जी, छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार बनेगी जिसे जनता वोट करेगी। एक बात तो ये है। हाँ, ज्योतिषीय दृष्टि से ऑलरेडी लिखा जा चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में जो हमने लिखा है वो शायद ऐसा लिखा था कि कांग्रेस वहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है, बहुत शक्तिशाली स्थिति में कांग्रेस है, और चुनाव के आते आते तक मोदी जी के द्वारा एक कुछ विशेष प्रयास किए जाएंगे जिनका असर वहाँ के चुनाव में देखने को मिलेगा। इसके साथ में एक विषय हमने थोड़े दिन पहले और लिखा था, आपने पता नहीं वो देखा कि नहीं देखा, कि हमने एक प्रश्न किया था कि आप बताइए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सिंधिया कौन बनने वाला है। तो ये अपने आप में इशारा काफ़ी है, और देखते हैं आगे चुनाव के क्या परिणाम आते हैं। आचार संहिता लग चुकी है, तो किसी भी प्रकार से चुनाव के रिजल्ट को प्रभावित करने वाली गतिविधि जो है वो अब उसकी अनुमति नहीं होती है। सोनिया गांधी और कितने समय तक अपनी सेवा कांग्रेस पार्टी को दे पाएंगी? सुमन जी, जब तक वो रहेंगी तब तक दे पाएंगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अर्थ ही गांधी परिवार है, और गांधी परिवार में अगर सोनिया गांधी न हो तो ये दोनों भाई बहन को एक दूसरे से कटने में, दूर हटने में बहुत देर लगेगी नहीं। दोनों एक ही श्रेणी के हैं। तो जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन कांग्रेस पार्टी भी खंडित होती चली जाएगी। और अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आने वाले दिनों में कांग्रेस के बारे में अभी तो आप फिर भी प्रश्न कर रहे हैं, अगले कुछ सालों में आप ये प्रश्न करना बंद कर देंगे। अशोक भाई गुजराती में लिख रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी अशोक भाई नमस्कार आपको, महादेव सबकी रक्षा करे। तो गुजराती में पढ़ लेता हूँ, बहुत क्लिष्ट अगर ना हो तो समझ भी लेता हूँ, तो इसलिए इतना तो मैं कर पाया। बाकी और कोई विशेष प्रश्न अब नहीं है, और ये लाइव तो असीमित नहीं चल सकता है, कोई भी चीज़ असीमित नहीं हो सकती है। तो आशा है आज के इस वीडियो में हमने जो विषय आपके सामने रखे हैं कि इजराइल का क्या होगा, इजराइल हमास युद्ध का क्या होगा, जिसमें हमने कहा है कि इजराइल बहुत बड़े नुकसान के बावजूद भी विजयी होगा। दूसरा, हमने आपको बता दिया कि विश्व युद्ध की क्या परिस्थिति है, तो विश्व युद्ध में हम ऑलरेडी चल रहे हैं, और अब यहाँ से ये जो युद्ध हैं वो कंसोलिडेट होते जाएंगे, क्लिष्ट होते जाएंगे, और आपस में सघनता बढ़ती जाएगी, पूरी दुनिया दो फाड़ होगी, और स्पष्ट रूप से विभाजन दिखेगा। कोई बात नहीं अशोक भाई, आप हिंदी नहीं आती है आपको तो भी आपकी भावनाएं बाकी लोग भी समझ लेंगे, चिंता मत करें आप।
सो ये हो गया। फिर तीसरा जो अपन ने एक सामान्य चर्चा की वो है पाकिस्तान के भविष्य के बारे में चर्चा करी। चीन के बारे में हम पहले लिख चुके हैं, चीन का भी अल्टीमेटली विखंडन होना तय है, इसी दशक में होना तय है। 2030 तक चीन भी बच नहीं पाएगा। चीन का भी विखंडन होना तय है। पाकिस्तान तो खैर खंडित हो ना हो, होना तो उसका भी है, लेकिन अब उनकी स्थिति वो, जैसे हमने कहा ना कि हाँ, मतलब मैं फिर याद आ गया मुझे कि हमने आपको कहा था कि कांग्रेस और पाकिस्तान, इन दोनों के अंदर बहुत मज़ेदार समानताएं हैं। तो आप देखते जाइए, जैसे जैसे कांग्रेस खत्म होती जाएगी वैसे वैसे आपको पाकिस्तान खत्म होते हुए दिखेगा, और जैसे जैसे पाकिस्तान खत्म होते हुए दिखेगा वैसे वैसे आप कांग्रेस की स्थिति देख लीजिएगा। जो लोग इन पार्टियों से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनको बुरा लग सकता है, लेकिन हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि जो जैसा है वैसा रहेगा। जो लोग पहले आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे आज की तारीख में, वो तब लिखते थे हमें कि आप सिसोदिया जी को आप जानते नहीं हैं, आप इनको नहीं जानते, आप उनको, आज देख लीजिए स्थिति क्या है। और आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहेगी वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो देखिए, ये सारे राजनीतिक लोग हैं, इनका इकलौता जो धर्म है वो ये है कि किसी भी तरीके से इन्हें सत्ता प्राप्त करनी है। कभी आप व्यक्तिगत रूप से इनको आपस में मिलते हुए देखेगा, है ना? लालू यादव की लड़की की शादी में बहुत सारे नेता पहुंचे थे, तो भक्तों के नेता भी पहुंचे थे और चमचों के नेता भी पहुंचे थे। ये दो शब्दावली बहुत चलती है। और कहीं ना कहीं मैं ये कुछ चीज़ों को बहुत अंदर तक बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए जब लोग मुझसे बहस करते हैं तो हंसी आती है। लेकिन ठीक है, हर व्यक्ति अपनी जानकारी के हिसाब से अपने आप को पुष्ट करना चाहता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। गुरु जी मारा शुक्रानो समथिंग समथिंग। अशोक भाई, बेहतर होगा आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें। सार्वजनिक रूप से हम व्यक्तिगत चर्चा नहीं करते हैं। प्राइवेसी की चिंता भले ही आपको अपनी ना हो, हमें रहती है। और प्राइवेसी एक ऐसा विषय है जिसमें हमें अपनी कुंडली, अपने जन्म विवरण सार्वजनिक नहीं करने चाहिए, हर बार हम कहते हैं, और इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, सो आज के लिए इतना ही मित्रों। आशा करता हूँ आपके कई सारे जो जिज्ञासाएं हैं उनका आपको समाधान मिला होगा, और कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इस तरीके की और चर्चाएं की जाएं। और देखते हैं, बाकी रोज की डेली की अपडेट्स आपको मिल ही रही हैं। भविष्यवाणियाँ सत्य होती भविष्यवाणियाँ हैशटैग हमारा चलता ही रहता है। जो लिखते हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सत्य साबित होती हैं, तो वो भी आपके सामने रख देते हैं कि भाई ये सत्य हुआ। जो नहीं होता उसकी भी समीक्षा कर लेते हैं और वो भी आपके सामने रख देते हैं। हम ये कभी दावा नहीं करते कि जो हम कहेंगे वही सत्य होगा। कैलकुलेशंस है, कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस निकल पाए। तो ये हो गया। अब शेयर मार्केट प्रोस्पेक्टिव फॉर 2024। प्रमोद गुप्ता जी, 23 तो खत्म होने दीजिए अभी, और उसमें भी अक्टूबर तो खत्म होने दीजिए अभी। बहुत जल्दी आप लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे। सो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। व्यक्तिगत फ्रंट पे मैं एक चीज और आपको बोलूंगा, कोशिश कीजिए अगर किसी वार्तालाप में, जैसे अभी ये अपनी चर्चा हो रही है, ये तो 1-to-1 चर्चा हो रही है, मतलब वन साइडेड चर्चा हो रही है, मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं। अगर ऐसी कोई चर्चा हो जाए जिसमें आप किसी के साथ में चर्चारत हो, बातचीत कर रहे हो, और उस समय ऐसा लगे कि माहौल बिगड़ रहा है, किसी भी बहाने से उस चर्चा को वहां खत्म कर दीजिए, काट दीजिए, और दोबारा 2-3 घंटे बाद फिर उस विषय को उठा लीजिए। ऐसे में होता क्या है कि जो भी गर्मा गर्मी बनती है किसी बातचीत में, वो टूट जाती है और फिर दोबारा जीरो से वो सारी चीजें शुरू होती हैं। कोशिश करिए। समय ठीक नहीं है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन लोगों के अंदर आएगा, आप में भी आएगा, हम में भी आएगा। हमने आपको बताया था कि घुटने में हमारे भी चोट लगी है। सो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय।